हाय गाइस। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे भारत के संसाधन के बारे में, अब उसी में आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भारत आज हम जो पढ़ेंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग का स्वरूप। तो अब हम जो लोग पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है, यानी जो यूज करते हैं भारत में भूमि का जो उपयोग करते हैं उसका स्वरूप क्या है, मतलब कितने प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो भू उपयोग को जो है दो प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, यानी उनको प्रयोग कर रहे हैं कि दो प्रमुख कारक होते हैं। एक जो हम फिजिकली रूप में करते हैं और एक जो है एक मानवीय रूप में करते हैं, ह्यूमनिटी ह्यूमनिटी के अनुसार करते हैं। तो फिजिकल में क्या है, जैसे भौतिक कारक। तो भौतिक कारक पहला है, उसके अनुसार करते हैं। दूसरा है मानवीय कारक। तो इस मानवीय कारक, तो अब हम एक एक कारकों के अनुसार उनको पढ़ते हुए समझेंगे और चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे भौतिक कारकों के अंतर्गत क्या आता है। तो जो भौतिक का मतलब ही होता है जो हमारे सामने दिखता है उसे हम भौतिकी रूप में समझते हैं। जैसे भू आकृति, यानी भूमि की बनावट क्या है, फिर उसकी जलवायु और उसको मृदा को इनमें सम्मिलित किया जाता है, किसमें, भौतिक कारकों में। जबकि मानवीय कारक में जो होता है, जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा, ये चीजें जो हैं वो मानवीय कारकों में शामिल होती है। तो हमने समझा कि भौतिक कारक क्या होते हैं और मानवीय कारक क्या होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अपने अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है, जैसा कि हमें पता है भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना, 32.8, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर ये हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी क्षेत्रफल है भारत का, ये है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की मात्र 93%, यानी 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मेरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसका पूरा भाग जो है भूमि उपयोग के लिए नहीं किया जाता। कितना किया जाता, केवल 93% ही भाग भूमि उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत जो भूमि है का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया, यानी जम्मू कश्मीर और पाक यानी पाकिस्तान के जो अधिकृत आसपास जो एरिया है या चीन की अधिकृत जो भूमि है उसका उपयोग जो है अभी तक नहीं हो पाया है। भारत में भूमि उपयोग को अगर हम देखा जाए तो एक ये सर्किल के अनुसार, यानी ग्राफ के अनुसार देखें तो 1960 और 61 एवं 2002 और 3 का भूमि उपयोग दिखाया गया है इनमें। आगे पढ़ते हैं कि भारत के पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, यानी पशुधन अगर देखा जाए तो पशुओं का सबसे ज्यादा भारत में एक अग्रणी देश है पशुओं के रूप, पशुओं पशुपालन के रूप में। किंतु स्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि है, इनकी उनकी चारागाह के लिए बहुत ही कम भूमि है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे अगर हम देखें कि अगर ऐसी भूमि भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वर्तमान में अगर देखें तो उपलब्ध क्षेत्रफल का 54% ही भूमि ही जो है वो कृषि योग्य है, यानी केवल 54% ही जो है उपजाऊ भूमि के रूप में उपलब्ध है। आगे हम पढ़ते हैं कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। जैसे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इसमें जो है कुल भूमि का 80% जो भाग है उस पर खेती की जाती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि वे पर्वतीय क्षेत्र है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उसमें मात्र जो खेती वाला क्षेत्र है यानी उपजाऊ जो क्षेत्र है केवल 10% ही, यानी 10% से भी कम है।
आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए उसके क्षेत्र के यानी 33 यानी 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। वन का विस्तार होना अनिवार्य रूप से है, अगर पर्यावरण संतुलित रखना चाहते हैं तो। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए जो राष्ट्रीय वन नीति यानी राष्ट्रीय जो वन नीति स्टार्ट की गई थी 1952 में, यानी 1952 में भी बनाया गया था, पर आज भी 20% भूभाग पर ही वन का विस्तार किया जा सका है। यानी केवल 20% ही भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका, जो कि पर्यावरण विनाश की ओर संकेत करता है, यानी पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। पर्यावरण अनुकूल के लिए कितना होना चाहिए? कम से कम 33% होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी जो है बंजर भूमि और कृषि प्रयोजन कार्य में भूमि में लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रही है। जैसे पथरीली चट्टानें हैं, शुष्क मरुस्थलीय एवं भूमि बंजर है, तो इस भूमि पर जो है संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। चलिए आगे हम देखें कि अगर मानव अधिवास का जो निर्माण है, संचार साधन है, जैसे रेल, सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करता है, एवं इन कारणों से जो है समाज एवं पर्यावरण पर दोनों पर भी आपदा की काली छाया पड़ने लगी, यानी इसमें इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं भू क्षरण और भू संरक्षण दोनों को हम देखते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ के अनुसार देखें तो आगे मृदा को अपने स्थान से विविध क्रिया द्वारा स्थानांतरित होने पर भूक्षरण कहलाता है। यानी भूक्षरण हम किसे कहते हैं? मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना, यानी किसी भी प्रक्रिया द्वारा, चाहे वो अपरदन हो, स्पंदन हो, कुछ भी हो, तो उसको जो मृदा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, उसे क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। वो किसी भी क्रिया के द्वारा हो सकता है। यह विविध प्रकार के कारकों जैसे गतिशील जल, बल, पवन, हिमानी और सामुद्रिक लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी होती है। जैसे गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर स्खलित होती है। पर्यावरण समस्या, जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थितियां पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। चलिए आगे हम देखते हैं, भारत में तीव्र वर्षा से क्या होता है? मृदा के कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खड्ड या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। तो भारत में इस प्रकार की लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है, इस प्रकार से नुकसान हुआ। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि से जो नुकसान हुआ है, वो जैसे निम्नीकृत है। इस निम्नीकृत में जैसे अगर हम देखें तो भूमि का 28% क्षेत्र जो है वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जो है जल अंतर्गत है। शेष क्षेत्र या लवणीय और क्षारीय स्थिति है, मानव या मानव क्रियाकलाप से निम्नलिखित हो गए हैं। यानी अगर हम देखें तो जो क्षेत्र है, 28% जो क्षेत्र है वो वन के अंतर्गत है, और 56% जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत है? वो है जल के अंतर्गत है। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि खनन के उपरांत स्थानों में खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया गया। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण जो भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है, इसी प्रकार का गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भी भूमि के स्तर को प्रभावित किया है। अगर हम यही देखें कि पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से जल क्रांतता, वाटर लॉगिंग जिसे हम बोलते हैं, की समस्या पैदा हुई है। चलिए अब इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि यह अकाटक सत्य है कि मानव की 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की का जो पूर्ति भूमि द्वारा होता है। यानी 95%, 95% जो है
अधिक आवश्यकताओं का जो पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? भूमि के द्वारा होती है। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हम लोग देखते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं कि तिलहन और दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनः पर्याप्त किया जा सकता है, यानी इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। किससे? तिलहन और दलहन से। अगर इसकी खेती से क्या होता है? एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई जैसे काउंटर प्लगिंग द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई से मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्वृत्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टका कृषि, यानी जहाँ पर पवन अपर्दन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? एक पट्टका कृषि का प्रयोग किया जाता है। पट्टका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। यानी जहाँ पवन द्वारा होता है वहां पर किस प्रकार की खेती होती है? पट्टका कृषि जिसे हम बोलते हैं उसका होता है। आगे देखते हैं कि रसायन का उचित उपयोग कर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। रसायन के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जैसे जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एक मेढक होता है जिसका नाम है एंडेन नाम का जो रसायन मेढक है, एंडेन नाम का रसायन मेढक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रजनन पर रोक लगा देता है। यानी इससे क्या होता है? इस पे एंडेन नाम का जो रसायन मेढक होता है उस पर रोक लगा देता है और फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा मृदा संरक्षण में सहायक है। संभव है तो जीव कीटनाशी का प्रयोग भी किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ संख्या सीमित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने उसका भूमि उपयोग के रूप में पढ़ा, अब हम इससे बनने वाले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला था कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है पंजाब में, वो है गहन खेती। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सोपानी कृषि को एक बार हम देख लेते हैं तो किस राज्य में प्रचलित है? इसमें सॉरी, ये जो प्रश्न है, पंजाब में भूमि का जो निम्नीकरण है वो उसका मुख्य कारण क्या है? वो गहन खेती नहीं है। इसका राइट आंसर है अधिक सिंचाई। क्या है? इसकी अधिक सिंचाई के कारण है जो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अगर वही प्रश्न बात करें तो प्रश्न बनता है हमारा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो जो सोपानी कृषि है, हम देख लेते हैं इसको, शायद कहीं छूट गया है इसका।
कोई नहीं, हम इसको बता देते हैं कि सोपानी जो कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है वो उत्तराखंड में होती है, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो वो है एंड्रन। कौन सा है? एंड्रन, जो कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मृदा। कौन सी है? रेगुर मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि हमने देखा पंजाब में जो निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो वो हमारा है डी नंबर, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि कहाँ होती है, तो वो उत्तराखंड में होती है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को कौन खत्म करता है, तो एंड्रेन करता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट किया। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं और हमारे नेक्स्ट यूनिट आती है जल संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जल संसाधन। जल संसाधन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे।